अभी तक हमने बात किया रिटन टेस्ट के बारे में। तो आपने बताया कि कैसे आपने तैयारी की, किन किन गलतियों को आपने हटाया अपने प्रिपरेशन के दौरान, और एग्जाम हॉल का जो सिनारियो होता है, जो मैनेजमेंट होता है। बट एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा इसमें। जैसे आप एग्जाम हॉल से निकले होंगे तो आपके माइंड में तो आ गया होगा कि अरे मैंने 58 करेक्ट बना लिया, सॉल्व कर लिया। तो एक चीज और होता है हम्म, कि मतलब कितना जल्दी मैं चेक करूं कि मेरा कितना सही हो रहा है, बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्कशन हो जाता है। तो आपने हम्म। स्टार्ट कर दिया तो सेम चीज कि आपने ऑफिशियल की आने की वेट किया, और कितना श्योर थे कि आप स्किल टेस्ट इस बार देने जा रहे हैं? सियोरिटी का एक्चुअल में मैं देखूं तो एक्चुअल क्या था ना, यहाँ पे एक सिंगल सीट थी। तो सिंगल सीट के लिए आप जो है 100% श्योर नहीं हो सकते। कोई भी पर्सन जो है 100% श्योर नहीं हो सकता कि ये सिलेक्शन हो ही जाएगा। हम्म बहुत ही रेयर चांसेस थे कि होने के। तो हम्म ऑब्वियसली जो है जो मेरे से कनेक्टेड लोग थे उनसे जो है होता है थोड़ा सा अंदर से जो है पर्सन के अंदर, कि हाँ पता लगे कि लोगों को, दूसरे लोगों का क्या, उन्होंने कैसा किया एग्जाम। जो हम्म थोड़ा सा टॉपर हैं उनसे भी जो है बात करने की कोशिश करता है कि हाँ इनके कितने मार्क्स आए थे। तो ये सारी चीजें रहती हैं, मैंने भी की लोगों की तरह। तो चेक किया कि मेरे क्वेश्चंस कितने सही आ रहे हैं, कितने गलत आ रहे हैं। तो उस समय मुझे लगा कि 54 क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़ा सा सही कह सकते हैं, चांसेस हैं आने के। हम्म। तो उसके बाद से थोड़ा सा अंदर से एक्साइटमेंट रहा कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, तो उसका वेट होने लगा। तो ये चीजें थी। ओके, तो स्किल टेस्ट और जो आपकी रिटन टेस्ट की रिजल्ट आई, उन दोनों के बीच में कितना गैप था ऑलमोस्ट? एग्जाम में आई थिंक इसका हुआ था मार्च मंथ में, और स्किल टेस्ट का जुलाई मंथ में हुआ था। तो अप्रोक्स 3 महीने का गैप था महीने का गैप मिल मेरे जाता है। पास। हाँ, तो इसका जो मार्च मंथ में एग्जाम हुआ था, आई थिंक जून मंथ में इसका रिजल्ट आया था, मुझे ओके। जहां तक याद आ रहा है। इसका हम्म। जून मंथ में रिजल्ट आया था, और जून मंथ में ही मेरे पास मेल आ गया था कि आपका स्किल टेस्ट इस डेट में है, 9 जुलाई आई थिंक, ऐसी डेट थी कुछ। हाँ, मतलब तो रिजल्ट आने के विद इन 1 मंथ के अंदर हो जाती है स्किल टेस्ट। डिपेंड करता है सर, ये डिपेंड कई करता जगह पे जो है अलग अलग है। हाँ, हम्म। क्योंकि एक्चुअल में ये काफी लेट पहले ही हो चुका था, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन 2018 के फरवरी में आया हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ। और इस साल इन्होंने डिले किया था एग्जाम लेने के लिए। हम्म। तो इसलिए अब जब एग्जाम होने के बाद स्किल टेस्ट में डिले नहीं कर सकते, तो नहीं तो 6 मंथ का डिले तो होता ही होता है हाँ, बट स्किल टेस्ट। डेफिनेटली है ऐसा चीजें, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड रहा है, जैसे पिछले जो कोरोना के बाद जो भी सेंटर ऐसा कर रहे हैं, रिजल्ट देने के 1 से 1.5 महीने के अंदर वो स्किल टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, और 2-3 महीने हाँ, का ये गैप पहले तो ही मिल डिले ही हो जाता चुका होता है। है। दो चलिए, अब तीन महीने यहाँ का पर हम गैप तो आपको मिल। बात अब करते हैं कि जब आपकी स्किल टेस्ट की आ गई डेट, इससे पहले तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया नहीं होगा, ऑब्वियसली है। तो आपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करी, ये बताइए आप, क्योंकि आपको ही पता नहीं होगा कि स्किल टेस्ट होता क्या है। ऑब्वियसली पहली बार आप करेक्ट। में तो पता लगाने की कोशिश कर ही होंगे चीजें। तो कैसे आपने प्रिपरेशन की, आपको क्या अंदाजा लगा के चले कि स्किल टेस्ट ऐसा ही होगा, क्या क्या मटेरियल रिसोर्स बताइए। तो स्किल टेस्ट एक्चुअल में जब मुझे पता लगा कि हाँ अब जो है रिटन क्लियर हो चुका है और मैं ओबीसी में फर्स्ट उस पे हूँ, हम्म तो उस समय मुझे लगा कि हाँ अगर इस पे हूँ तो मुझे अब सिर्फ स्किल टेस्ट क्लियर करना है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म नहीं, क्योंकि उस समय जो कैटेगरी वाइज निकली थी तो ओबीसी में भी मैं फर्स्ट नंबर पे था, तो ओबीसी हम्म कैटेगरी में मैं आ सकता था, ऐसा मुझे समय हम्म लगा। तो अब ये मेन चीज थी कि मुझे पहले तो पता लगे स्किल टेस्ट में होता क्या है, क्योंकि ये पहली बार था मेरे लिए किसी स्किल टेस्ट में बैठना। हम्म तो जो पहले से एग्जाम स्किल टेस्ट दे चुके थे, मैं उनको सर्च करना स्टार्ट किया लोगों के थ्रू, अपने जो है कॉन्टेक्ट्स में जो है सर्च किया कौन जो है एग्जाम दे के आ चुका है। तो एक दो लोग मुझे मिले। यूआरएससी का तो नहीं मिला कोई भी, क्योंकि यूआरएससी का आई थिंक ये पहली फर्स्ट बार स्किल स्किल टेस्ट टेस्ट था। में देख रहा था कोई। हम्म हाँ, तो बीएसएससी में भी कई लोग थे जो है, एक जो है पर्सन है जो कि अभी सिलेक्शन भी हुआ है। हम्म तो कई लोग थे, उनके थ्रू मैं पता किया। तो वो उनके थ्रू मुझे पता लगा कि एक्चुअल में इनका मेन पॉइंट क्या रहता है कि आप जो जितना भी आपने पढ़ा है आप हम्म उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम्म मेन फोकस उनका वो रहता है। आपने जो भी पढ़ा है आपको वो चीज पता है या नहीं पता है। तो तो मुझे जो पता लगा कि इन्होंने बीएसएससी में जो पूछा था क्वेश्चंस, मतलब एक उन्होंने सर्किट डायग्राम्स दिया और उसको बनाने के लिए उन्होंने दिया था। हम्म तो मुझे भी लगा कि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ रहेगा, क्योंकि जो जो मेन फोकस है यहाँ पे भी जो है सेम ही वर्क है, लैब वर्क ही होगा। तो
ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पे भी से सर्किट वाइज ही कुछ ना कुछ ऐसा पूछेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया जितने भी हमारे डिप्लोमा की बुक्स के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि मुझे बाकी जगह से तो मुझे कुछ ऐसा कोई पॉजिटिव चीजें मिली नहीं कि क्या हम्म होगा क्या होगा। वो एक तरह से पूरा ब्लैंक था मेरे लिए भी। हम्म तो मैं जो है यही समझा कि जो है अगर है तो ये डिप्लोमा की लेवल का ही पूछेंगे स्किल टेस्ट में। तो हम्म जितने भी बुक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बैक साइड में दिए हुए थे, तो हम्म। मैं ट्राई किया कि उनको सबको जो है मैं एक बार पढूं और उनको ट्राई करूं, अंडरस्टैंड करूं कि जो है कैसे वो मैं बना सकता हूँ। तो ब्रिड बेड वगैरह, ब्रिड बोर्ड और रजिस्टर वगैरह मैंने सारे परचेज किए ऑनलाइन सारे मंगाए। उनको सारे सर्किट को बनाया, चेक किया मेरा आउटपुट सही निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। हम्म। तो इस तरह से जो है ये मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। तो तो उसके बाद जब मैं, हाँ सर, हाँ, बताइए उसके बाद। हाँ उसके बाद जब एग्जाम का आया तो वहां पर जो है एग्जाम हॉल में एक्चुअल में सेम सेंटर पे ही था, मतलब यूएससी के सेंटर में ही था, मेन एडमिन बिल्डिंग में ही था वो एग्जाम। अच्छा अच्छा। उन्होंने एक लैब सेलेक्ट की हुई थी, उस लैब में ही सारे बच्चों को 7 7 8 लोगों को जो है एक एक करके भेज रहे थे। हम्म। तो 8 लोगों का ग्रुप जो है भेजा गया था। तो उसमें जो है इन्होंने क्या किया, एक पैटर्न दिया हुआ था कि चार चार क्वेश्चन थे टोटल उसमें। ओके। तो 4 क्वेश्चंस में से इन्होंने डिवाइड किया था, क्योंकि स्किल टेस्ट ओनली पासिंग था, आपका मेन डिपेंड करता है रिटन टेस्ट पे। यस। स्किल टेस्ट में ओनली 60% अगर आपके आ जाते हैं तो आप जो है क्लियर कर जाते हो। हम्म। तो वहां पर जो है इन्होंने चार फोर उसमें डिवाइड कर रखा था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने सर्किट बनाने का एक रखा हुआ था, 3 to 8 डिकोडर सर्किट था। अच्छा। सेकंड जो है इन्होंने आइडेंटिफिकेशन का रखा था कि आपने जो डायोड्स वगैरह हैं इनके जो है कैथोड एंड एनोड कौन से टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, एनपीएन है तो उनको उनको पहचानना है कौन सा एनपीएन है कौन सा पीएनपी है। हम्म। लाइक दैट कैपेसिटर की वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन थे सेकंड वाले में। और थर्ड में एक इन्होंने ब्लैक में ब्लैंक बॉक्स दे रखा था, इन साइड में आपको नहीं पता कौन सी, एक साइड में केबल्स थी 16 केबल्स, सेकंड साइड में भी 16 केबल्स से आपको पता करना थी कौन सी केबल सेकंड साइड में इन 16 केबल्स में से कौन से पॉइंट पे है और नंबर आपको वहां पे नोट डाउन करना था। ओके। फोर्थ क्वेश्चन था आपका जो है सीआरओ पर, फंक्शन जनरेटर सीआरओ के थ्रू, जिसमें जो है आपको जो है सिग्नल जनरेट करना था और जो है उसकी वैल्यूज कुछ निकालनी थी। हम्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्किट जो था वो कि 50 नंबर का था टोटल। अच्छा। सेकंड क्वेश्चन 10 नंबर का, थर्ड क्वेश्चन भी 10 10 नंबर का, और लास्ट क्वेश्चन जो सीआरओ और फंक्शन जनरेटर वो 30 नंबर का क्वेश्चन था। टोटल 100 मार्क्स की हुई तो है। टोटल 100 मार्क्स का था, जिसमें 60%, मुझे 60 मार्क्स चाहिए थे। हाँ, नहीं, तो अगर 60 मार्क्स चाहिए तो ऑब्वियसली सर्किट आपका सही होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, 50 अगर वो मार्क्स के सही नहीं बड़ा होता सा। तो आप जो है, हाँ तो मार्जिन ही ऐसा था कि आपको सर्किट किसी हाल में सही करना ही करना है, तभी आपका जो है आएगा। अब सर्किट के बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। ये 3 to 8 डिकोडर सर्किट था, अच्छा। जिसमें इन्होंने आईसीज वगैरह दे रखी थी मुझे, सर्किट डायग्राम भी इन्होंने दे रखा था, सर्किट जो आईसी थी आईसी का पिन डिस्क्रिप्शन भी दे रखा था। मीन्स आपको जो है वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं करना था, आपको सिर्फ जो है कनेक्शंस करने थे और हम्म। कनेक्शन के थ्रू आपको आउटपुट लेकर आना था। जो कि थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा ज्यादा थे, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई। अच्छा तो अच्छा। एक्चुअल में थोड़ा टाइम का जो है वहां पे भी मिसमैच मेरे साथ हुआ कि जो है फर्स्ट टाइम था, तो हड़बड़ाहट सी थोड़ी सी अंदर से डर सा तो रहता ही है। हम्म। तो क्वेश्चन मेन सर्किट ही था कि 50 नंबर का क्वेश्चन था। तो मेरा एक बार सर्किट पूरा बन गया, बनने के बाद मेरा आउटपुट नहीं आ रहा था। अच्छा तो अच्छा। आउटपुट निकालने के लिए मैं इंडिविजुअली एक एक करके जो है बीच बीच में रैंडमली मैं चेक करने लगा कि ये प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है यहाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरा जो है नहीं आया। और ऐसे करते करते 1 घंटे के ऊपर हो चुका था, और दो हम्म। घंटे का आई थिंक जो है वो था। तो अब जब मेरे को कुछ नहीं समझ में आया तो मैं जो है अपने जो इंस्ट्रक्टर थे वहां पर, तो उनसे पूछा सर जो है तो मैं वॉशरूम के लिए जा सकता हूँ। तो मैं, वो बोले हाँ ठीक है आप इससे वे में चले जाइए। मैं गया वहां पर, थोड़ा सा मुंह धुला, हम्म। रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, यही मेन है। और इसके बाद भी अगर पता नहीं नेक्स्ट टाइम मेरा जो है क्लियर होगा कि नहीं होगा। अच्छा। तो ये सारी चीजें दिमाग में उस समय माइंड में चल रही थी मेरे। हम्म तो मैं फिर वो जो है उसी वे में ही मैं सोचते सोचते आया कि अब मैं कुछ नहीं, मुझे मेन करना है सर्किट पे। अगर सर्किट क्लियर हो गया तो ऑब्वियसली जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो हम्म। मुझे अब जो है बेसिक्स फिर से स्टार्ट करना चाहिए, बेस से जहां से मैंने सर्किट जो है कंपोनेंट्स लगाने स्टार्ट किए थे। तो मैं वापस आया, फिर से जो है शुरुआत से लेकर जो है एक एक कंपोनेंट मैंने स्टार्टिंग से चेक किए, ओके। एक 1 बाई 1 करके, मतलब रेंडमली ना करके मैं 1 बाई 1 करके जहां से मैंने कनेक्शन स्टार्ट किए थे वहीं से फिर से मैंने स्टार्ट किए, एक हम्म। एक जो है कनेक्शन चेक किए। चेक करने के बाद जो है एक फॉल्ट निकली जो कि जाके क्लियर हुई।
तो उसके बाद मेरा आउटपुट आने लगा, तब थोड़ा जो है ध्यान में जाना है कि हाँ अच्छा अच्छा। चलो ये एटलीस्ट ये क्लियर हो गया। क्योंकि उसके बाद जो है एक फॉर्मेलिटी बचती है कि एक सर्किट अगर 15 नंबर क्वेश्चन सही हो गया तो 10 नंबर तो आप कहीं से भी ला सकते आ हो। ही जाएगा, लेकिन हाँ। मेरे, हाँ मेरे पास लेकिन इतना टाइम नहीं था। प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे 1.5 घंटे सर्किट बनाने में ही लग गया। तो अच्छा। अब आधे घंटे बचे थे, फिर उसमें जो है उसका जो है डिस्क्रिप्शन जो भी जो है वहां पे रजिस्टर्स वगैरह दिए थे उनकी वैल्यूज वगैरह निकाली, उनको नोट डाउन करके जो है पेपर में लिखा। फिर हम्म। जल्दी से जो है थर्ड वाले क्वेश्चन पे गया, तो वो उसका जो है ब्रेड बोर्ड से चेक किया, सारे जो है मल्टीमीटर के थ्रू कनेक्टिविटी चेक करनी थी। तो कनेक्टिविटी चेक करके मैं सारी वैल्यूज लिखी उसकी। उसके बाद में से सीआरओ पे आ गया। अब सीआरओ भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। अच्छा अच्छा, वो भी वही। जो है क्योंकि जो है ऑपरेट मैंने कभी किया नहीं। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबको पता है कि कितना जो है आप हाँ जो है प्रैक्टिकल कर सकते हो वहां पे जाके। अब सीआरओ छूने भी नहीं देते थे कि खराब हो जाएगा। हाँ, वो तो तो ऐसा, हर। हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा ये रहता है, पर ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा ऑनलाइन वगैरह चेक किया था, तो फंक्शन जनरेटर का यूज कैसे करना है ये सब वीडियोस मैंने यूट्यूब पे सर्च की थी। हम्म। सीआरओ पे रीडिंग्स कैसे देखनी है ये सब मैंने चेक किया था। तो मेरे लिए थोड़ा सा जो है इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। फंक्शन जनरेटर के थ्रू मैंने सिग्नल जनरेट किया। हम्म। उन्होंने शायद पूछा था, स्क्वायर वेव जनरेट करवाई थी 5 वोल्ट या 2 वोल्ट की आई थिंक। तो उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी थी, उस फ्रिक्वेंसी का जो है स्क्वायर वेव जनरेट करना था। स्क्वायर वेव जनरेट किया था, जनरेट करके सिग्नल आया था। हम्म। सिग्नल आने के बाद उसको जूम करके उसका राइज टाइम और डिले टाइम वगैरह निकालना था। वो भी सीआरओ के थ्रू निकालना था। तो अच्छा उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वगैरह जो भी रहता है उसके थ्रू निकालना था। तो अब इतना टाइम मेरे पास नहीं था, टाइम ओवर हो चुका था, तो वो क्वेश्चन मेरे से रह गया। बस सिग्नल जनरेट कर पाया, उस पर भी जो भी नंबर उन्होंने दिए होंगे सो दिए होंगे, सिग्नल जनरेट करने के जो भी मार्क्स थे। तो ये था मेरा स्किल टेस्ट। अच्छा ठीक रहा एक्सपीरियंस। किसी तरह। तो यहाँ पर जैसे आपने बताया कि मतलब लोग काफी कोऑपरेटिव होते हैं, राइट? वहाँ पे जो हम्म। जो भी इंस्ट्रक्टर हैं, चीजें हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो पूछ सकता है लोग। या ऑब्वियसली मतलब इंस्ट्रक्टर थे जो मुझे काफी काइंड हार्टेड लगे। उन्होंने जो है जब मैं जो है सर्किट में फंस रहा था उस समय बोले थोड़ा सा रिलैक्स करो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ऐसे मुझे बोले वो। तो मुझे भी थोड़ा सा पॉजिटिव आया कि हाँ थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ, क्योंकि जो है अंदर से एक डर सा आ जाता है ना, तो आप जो है ना आप सही चीजें भी गलत करना स्टार्ट कर देते हो। हाँ, वही है तो ना। उस चीज को जो है थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत होती है उस एग्जाम के टीम टाइम पे में। हो नहीं पाता है ऑब्वियसली, लेकिन आपको जो है करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है बाकी चीजें भी गलत कर दोगे। तो तो वही वही चीज मेरे साथ भी बोलते हैं स्टार्ट हुई। कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, और यहाँ भी आपका काम आ गया कि हाँ हाँ कैसे करना है अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल ली। तो ऑब्वियसली अगर उसका आउटपुट नहीं आता तो डेफिनेटली फेल थे। 50 मार्क्स या सीधे ही कट ऑब्वियसली जाते। फेल था मैं। डेफिनेटली या 50 मार्क्स कट जाते, बाकी आप 60 ला ही नहीं पाते नेक्स्ट आगे। 60 पहुंच ही नहीं पाता। करेक्ट। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि युवा रेसी में आपको डिजिटल टॉनिक्स के लिए तैयार रहना चाहिए। जितने भी डिकोडर, इनकोडर, सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, ये सारे जितने भी हम्म। मतलब प्रैक्टिकल्स होते हैं डिप्लोमा लेवल की, उससे आप तैयार करके आना चाहिए। और ऑब्वियसली है, सीआरओ वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर हमें तो सीआरओ चलाने नहीं आता, चीजें करने ही नहीं आती। तो मतलब आपने बोला कि वीडियो के थ्रू हम सीख करके आए। हाँ तो यूट्यूब के थ्रू मैंने बहुत सारी हाँ, वीडियोस देखी। तो अभी जैसे मान लिया जाए कि डेफिनेटली है कि आप जो हमारे साउथ जोन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा एज होता है कि वो लोग कुछ करके आते हैं चीजें। बट हमारे तरफ क्या है कि जैसा कि आपने ही बताया, मतलब बहुत सारे जगह पर लैब भी नहीं होते हैं सही से। बहुत सारे लैब रहते हैं बट हमें छूने नहीं दिया जाता है, एक ही सीआरओ रहता है पूरा कॉलेज में। खराब हो गया तो क्या हो करेक्ट। जाएगा? तो इस स्थिति में आप मतलब प्रिपरेशन के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे, कैसे प्रिपेयर करके जाए? अब क्योंकि आपके देखिए पास एक्सपीरियंस आ प्रिपरेशन। गया है, चीजें आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ से रिसोर्सेज आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते ना ओके। देखिए जो हमारे जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं वो सीआरओ है, और फंक्शन जनरेटर का यूज है कि आप जो है कौन सा सिग्नल जनरेट कर सकते हो, हो। और क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्या एम्पलीट्यूड रहेगी वगैरह। तो ये मेन दो चीज हैं जो कि आपको स्किल टेस्ट में पूछेगा ही पूछेगा, आप किसी भी एग्जाम में जाइए इसका यूज पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप इनको जो है थोड़ा सा इनके बारे में, क्योंकि सीआरओ के बारे में अगर थ्योरी भी देखोगे तो आपको जो है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर मिल जाएगा। मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन बुक के अंदर सीआरओ का पूरा जो है थ्योरी मिल जाएगी आपको। हम्म। आप वहां से पढ़ सकते हो उस चीज को। इसके अलावा जो है आप फिजिकली भी जो है आप जो है अटेंड कर सकते हो। कॉलेज में आप कांटेक्ट करिए कि मेरा स्किल टेस्ट है या फिर जो है मुझे एग्जाम देना है, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा जो है
बहुत टीचर होते हैं जो हेल्प करते हैं। हम्म। मैं जो है जो लोगों से पूछा, तो काफी सारे लोग थे, उनके कॉलेज में लोगों ने सपोर्ट किया। हम्म। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने कॉलेज में नहीं गया, मैं नहीं गया इस वजह से। बट लेकिन सपोर्ट कर देते हैं, टीचर्स वगैरह भी सपोर्ट कर देते हैं कि आपका स्किल टेस्ट है, आप ठीक है आप आ जाइए, हमें बता दूंगा। हम्म। अगर वो भी आपका कॉलेज दूर है या फिर कुछ ऐसा रीजन है जो नहीं जा सकते, तो आप जो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सोर्सेज आपका अवेलेबल है। आज के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा है। जब हाँ, मैं था तब भी चलो आपको वीडियोस थोड़ा सा स्किल टेस्ट पर रिलेटेड बहुत सारी कम वीडियोस होती हुआ करती थी। तो लेकिन अभी जो है आपको सीआरओ पे जितनी भी वीडियोस हैं, फंक्शन जनरल पे जितनी भी स्किल टेस्ट से रिलेटेड, आपको जो भी आप जय सर की जो है चैनल पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे हाँ, इन्फॉर्मेशन बहुत मिल सारे जाएंगे। हमने डाले हैं जी वीडियो। हाँ, आज के टाइम पे जो है अगर सोर्सेस की बात की जाए तो ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरे पास जो है सोर्सेस की कमी है। सोर्सेस जो है आपको यूट्यूब पे और गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अभी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन की बात किया जाए तो आप एक न्यू स्टूडेंट को आप उनको किन किन कैटेगरी में बांटना चाहेंगे सब्जेक्ट्स, और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब थोड़ा सा उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज में आप चलें, जैसे आपको तो डिजिटल पे मिल गया होगा 50 मार्क्स की, बाकी आपके साथ जो लोग दिए होंगे स्किल टेस्ट लोग, उनका किन किन चीजों पर मिला था, आपने पूछा होगा कि तुम्हें क्या मिला, तो मतलब कैसा था? ऑलमोस्ट सब लोगों को डिजिटल दिया जा रहा था। एक्चुअल हाँ, एक्चुअली मेरे साथ क्या था कि मेरे साथ में जितने भी स्किल टेस्ट देने आए थे हाँ। वो सारे साउथ के थे। तो अच्छा। उसी दिन सिर्फ इंटरेक्ट हो पाया, उसके बाद में उन लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाया, तो मुझे इस चीज का आइडिया थोड़ा सा नहीं मिल पाया कि अच्छा। किसने क्या गलतियां की थी एक्चुअल में। मतलब बट सब जो मैं मुझे लगता है। पूछना मैं चाह रहा हूँ कि हाँ। जैसे डिजिटल डोमेन में 50 मार्क्स आपका आ गया मोस्टली था, इसके अलावा और हम्म, कौन कौन से सब्जेक्ट से स्किल टेस्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, लोग को क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? देखिए अब जो है आपके जो है आपको समझने की जरूरत है आपके कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स हैं क्या। अच्छा। अगर आप जो है प्रैक्टिकल वाइज जाओगे तो आप किस टॉपिक पे जा सकते हो, जैसे कि आपके डायोड है, ट्रांजिस्टर है, आपका ओपैम्प है। तो ये आपके रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, आपके बेसिक हैं आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। हम्म। तो आप इनको जो है किस वे में जो है यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सर्किट्स तो आपको बुक्स में ही मिल जाएंगे, बहुत सारे सर्किट्स हैं। जी जी। सिमेट्रिकल वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ में यहाँ पे डिजिटल आया था, तो डिजिटल के भी 3 to 8 डिकोडर हो गए, इनकोडर हो गए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एंड गेट के थ्रू भी बहुत सारे सर्किट बनाए जा सकते हैं। हम्म। तो आपको जो है मेन चीज है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट उस चीज को पढ़ना है कि आपको जो है वर्किंग क्या क्या है। और दूसरा डायोड के जो है आपको जो है थ्योरी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरी हम्म। में भी आपके क्लैंप हो गया, क्लीपर हो गए, ये सारे सर्किट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जी जी। तो उनका यूज करके भी जो है आपको जो है क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं स्किल टेस्ट के अंदर। तो आप ये यहाँ पे डिजिटल पूछाएगा, लेकिन अगर जो दूसरी जगह पे एनालॉग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप एम्पलीफायर डिजाइन करने को दे दिया, कि आप एम्पलीफायर डिजाइन करिए, आपको सर्किट दे दिया, कंपोनेंट दे देंगे और एम्पलीफायर डिजाइन करने को बोल देंगे। तो हम्म। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप मुझे कोशिश ये करिए कि आप पहले बेसिक्स पढ़िए, जितने भी तो आपके रेजिस्टेंस हैं, ये इनके जो रजिस्टर वगैरह की, इनकी बेसिक्स पढ़िए, इनका जो हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और कुछ जो है ना कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कुछ सर्किट्स की। तो हम्म। उन कॉन्फ़िगरेशंस को जो है हम कैसे जो है उसका काम क्या है, वर्किंग क्या है, कैसे बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक जो है न्यू जो है पर्सन जो है डिप्लोमा में भी है उसको वहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए। जी जी। तो चलिए जी। स्किल टेस्ट की बात हो गई। अब स्किल टेस्ट देने के बाद फिर रिजल्ट की हम्म, सबकी मतलब हो जाता है, अरे यार कब रिजल्ट आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है। तो लोग इधर उधर हाथ पांव मारने लगते हैं, सोर्सेस पता करने लगते हैं कि कब आ रहा है चीजें। आपका कोई सोर्स था पहले इसरो में आने से पहले, कोई लोग जानते थे जो काम करते हैं वहाँ? इसरो में आने से पहले सोर्सेस तो थे, बट एडमिन सेक्टर में बहुत कम सोर्सेस होते हैं एक्चुअल में। हाँ। तो मेरा सोर्स यही था कि जो है जहाँ मैं कोचिंग करता था उनके एक मतलब फ्रेंड थे जो कि इसरो में कम, बट वो लखनऊ में पोस्टेड थे, तो उनका भी कोई इतना ज्यादा वो सोर्स नहीं था। रोल नहीं बट था। हाँ गाइडेंस उन्होंने दी कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर जो है आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा अच्छा। और बाकी जो एग्जाम का वो जो प्रिपरेशन हो गया स्किल टेस्ट का, तो किसी मतलब जो पहले टेक्निकल असिस्टेंट जो जॉब कर रहे हैं इनसे किसी से आपसे बात हुई थी? टेक्निकल असिस्टेंट जो जॉब कर रहे हैं, हाँ हाँ। जॉब करने की जो एक्चुअल में एक मेरा फ्रेंड था, रमेश नाम है, वो वीएसएससी में अभी पोस्टेड है।
अच्छा अच्छा। तो उनके थ्रू उनके उनसे मेरी बात हुई थी कि क्या स्किल टेस्ट में कैसे कैसे होता है, क्योंकि उनका बीएसएससी का था और मेरा यूएससी का था, थोड़ा सा डिफरेंस भी था। मैंने हाँ बताया, पहले ही बताया कि वहाँ पे दो हाँ। सर्किट वगैरह पूछे हुए हैं, ऐसे इस तरह से था स्किल टेस्ट का। तो थोड़ा सा जो है अब वही है कि आप एक बार स्किल टेस्ट दे के आ गए तो आपको खुद पता हो जाता है कि 60% आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ। दूसरा, मेरिट में आप ऊपर में हो तो आपको पता लग जाता है कि हाँ अगर मेरिट में इसमें है तो ऑब्वियसली हो ही जाना है। तो ये तो क्लियर हो ही गया था कि स्किल टेस्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, बस अब हम्म, वेट करना है कब जो है ज्वाइनिंग होगी। अच्छा तो फिर रिजल्ट कैसे पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ? रिजल्ट एक्चुअल में ये भी एक स्टोरी है। मुझे डायरेक्टली मैं नहीं देखा था, मेरा एक फ्रेंड देखा था, उसने देखा कि मेरा नंबर जो है, मैं एक्चुअली सबको पता था कि ओबीसी में मैं आया हूँ लिस्ट में पहले नंबर पे। लेकिन अच्छा जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम जो है नॉर्मल उसमें कैटेगरी में आ गया, जनरल कैटेगरी में आ गया मैं। तो अच्छा। फर्स्ट पोजीशन पे, तो वहां के थ्रू मुझे पता लगा। तो वो भी जो है पूरी जगह हर जगह उसने फैला दिया कि ये फर्स्ट आ गया है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया है वगैरह वगैरह। तो ये चीजें भी थी। बहुत सारे जो कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आए, बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेटस पे भी मेरी पिक्चर लगा दी। तो थोड़ा सा ये डेफिनेटली सब चीजें है। हैं, तो सेलिब्रेट करने के तरीके हैं। आपने इतने मेहनत करने के बाद आप यहाँ पर तक आए हैं तो जरूरी होता है। और बेसिकली आपसे बात करने की ये चीज बाद में पता चला कि डेफिनेटली एक प्योर डिप्लोमा कैंडिडेट फाइट कर सकता है, कंसेप्चुअली स्टडी करे, अपने आप को डिवोट करे, पढ़ाई करने के लिए सोचे। तो एक चीज बीच में था, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि वो 1 घंटा वाला पढ़ाई पूछ लेता हूँ, आप ऐसा था नहीं था कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते होंगे? नहीं, 10 घंटे 12 घंटे एक्चुअल में कोई नहीं पढ़ सकता, ये रियल है। ठीक है, जो पढ़ने की बात बोली जाए तो हाँ, बैठने को बैठ सकता है 10 12 घंटे, हाँ बुक खोल वही। ली ओपन कर ली। लेकिन वो 10 12 घंटे आप जो है पढ़ सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर स्ट्रेटजी के बारे में पूछोगे तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मेरे लिए हर पर्सन का अलग अलग होता है। कुछ लोगों को लगता है कि जो है कि मुझे जो है शाम के टाइम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है टाइम अच्छा होता है, लोग सो जाते हैं और पूरा जो है सन्नाटा हो जाता है और अच्छा सा जो है टाइम मिल जाता है। बट हम्म मेरा थोड़ा सा था कि मुझे रात में पढ़ने में जो नींद ज्यादा आती थी, तो हम्म मैं रात में नहीं पढ़ सकता था। तो मॉर्निंग का टाइम मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे जो एटलीस्ट जो है डेली बेसिस पे एक नया टॉपिक मुझे तैयार करना है, जो कि ऐसा टाइम होना चाहिए जहां पर आप जो है अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ सके, कंसंट्रेट कर सके पूरी तरह से। तो हम्म। वो टाइम मुझे सुबह का सही लगता था, अच्छा। जिसके लिए मैं जो है रात को 9:30 10 बजे सो जाता था उस टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे। और 4:30 से 5 में उठता था। तो 2 घंटे में मॉर्निंग में ऑब्वियसली हमेशा देता था, कोशिश करता था कि 2 घंटे। कभी कभी लेट हो जाता था, कभी सोने में लेट हो गया, चलो ठीक है यार सो लेते हैं थोड़ा और। ऐसा तो होता ही है, सबके साथ होता हाँ है। सबके साथ तो होता लेकिन कोशिश यही रहती है कि जो है आप 1.5 से 2 घंटे एक नए टॉपिक पे दीजिए। और पूरे दिन उसके बाद आप जो है कोशिश करिए कि रिवाइज करने की कोशिश करिए, जितना भी आप पढ़े उसको रिवाइज करिए। कि है। रिवीजन ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि नया टॉपिक आप जितना पढ़ोगे ना, आप थोड़ा सा बोर होते जाओगे उस चीज के लेकर। हम्म। आप जो है ना, एक इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। हम्म। तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप जो पढ़ चुके हो, जो आपको आता है, आप उसकी जो है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी जी। तो आप पूरे दिन में आप देखो तो उस हिसाब से मैं जो है 4 से 5 घंटे दे पाता था। तो हाँ वही और इसके अलावा कंटिन्यूटी बहुत कोचिंग, ज्यादा मेंटेन करता है। हाँ अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए, क्योंकि हम्म उस समय और काम ही नहीं रहता है कुछ भी, जब पढ़ने के अलावा क्या ही काम रहता है, कि जॉब हाँ। भी मैंने छोड़ दी थी जो हम्म है सिलेक्शन लेने के लिए। तो हम्म ये था कोचिंग का। उसके अलावा कोचिंग था, 5 से 6 घंटे की कोचिंग होती थी। 2 2 घंटे की 2 क्लासेस होती थी, और टेक्निकल की, और 2 घंटे की क्लास लेते थे। एक 1.5 से 2 घंटे की तीन नॉन टेक्निकल की क्लास होती थी। उसमें भी जो है टेक्निकल में भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की साथ में कंबाइन चलती थी, तो कभी कभी 2 ही घंटे क्लास होती थी। तो एक पीरियड एक इलेक्ट्रिकल वालों का होता था। तो आप ये कह सकते हो 4 से 5 घंटे ऑब्वियसली एक जो है टाइम इतना पढ़ने देना में। पड़ता है। तो हम्म। आज के जमाने में कोचिंग का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? कोचिंग का रोल आप ये कह सकते हो, आप जो है कर सकते हो, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से भी तैयारी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग इंपॉर्टेंट है, बट आप उतना जो है टाइम पीरियड आप अपने आप को रोक पा रहे हो, बैठ पा रहे हो उतनी देर एक उस टाइम के लिए, तो आप कोचिंग छोड़ दीजिए। आप, मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की जरूरत है। लेकिन मैक्सिमम पर्सन्स का मैं देखता हूँ कि जो है वो क्या करते हैं कि 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद जो है उसके बाद वो बुक्स भी उठाएंगे ना, तब भी उनका जो है हम्म, एक मतलब इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। हाँ तो रेसिस्टेंस। आप जो है अपने आप को बॉन्ड नहीं कर पाते बैठ बैठ पाने के लिए भी।
तो वो उसके लिए मैं जरूर वो जो है सजेस्ट करूंगा कि आप कोचिंग करिए, क्योंकि आप वहां पे बॉन्डेड रहते हो कि 5 से 6 घंटे मुझे यहाँ बैठना ही बैठना है। और बैठना ही बैठना है का मतलब ये हुआ कि आप जो है वहां पे जो भी पढ़ाया जाएगा आपको, आप अगर उसका 20% 30% भी गेन कर रहे हो तो बहुत गेन कर रहे हो। आप उसके बाद जो है उसको जो है रिवाइज करोगे तो ऑब्वियसली जो है आप कवर कर ले जाओगे उस टॉपिक को। तो इसलिए मैं कोचिंग को थोड़ा सा वो करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। और दूसरी चीज है कि आपको जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो है आप हम्म उस सारे टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। एक हम्म। ये कोचिंग का फायदा होता है। नहीं तो आप जो जैसे मैंने बताया कि मुझे 4 महीने लग गए सिर्फ 2 बुक्स को जो है कवर करने में, जो कि पूरी तरह से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, क्योंकि हम्म। आपके पास कोई एक मतलब एक टीचर नहीं है आपके पास। आप जो है टॉपिक पढ़ सकते हो लेकिन उसका जो है क्या कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते। नहीं होता तो है। इसके लिए भी थोड़ा सा कोचिंग की जरूरत पड़ जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अ टेस्ट सीरीज आपने कैसे किया है? कम से कम 5,000 10,000 क्वेश्चनों का आपने तो किया ही होगा सॉल्यूशन पूरे प्रिपरेशन फेज हाँ, में। मतलब कैसे सिलेक्ट किया कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं? देखिए अगर सही तरीके से देखा जाए तो टेक्निकल उसके लिए ना, डिप्लोमा वो भी लेवल के लिए, हम मैं जिस टाइम पीरियड में था उस टाइम पीरियड में टेस्ट सीरीज बहुत कम हुआ करती थी। हम्म। इतनी टेस्ट सीरीज नहीं हुआ करती थी, तो आपको जो है खुद ही जो है आपको बुक्स के थ्रू ही आपके बनाने हैं क्वेश्चंस, उसके थ्रू ही करने हैं। तो वही मैं बोल और रहा हूँ, एक्चुअल में कौन सा दूसरा मैं आपने रेफरेंस लिया था, कौन सा बुक ने आपने किया होगा कि? देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए पहले तो मैं आर के राजपुर लगाया करता था, लेकिन आर के राजपुर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि उसमें थ्योरेटिकल ज्यादा था, न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा कम है। हुआ करता था। हम्म हाँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है वो। तो उसकी वजह से जो है, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में देखा जाए तो वहां से उस टाइम पीरियड में जब मैं स्टार्ट किया था तो क्वेश्चंस क्या होते थे, न्यूमेरिकल ज्यादा क्वेश्चंस पूछने जाने लगे थे। हम्म। तो उसके लिए मैं जो है जीबी गुप्ता प्रिफर की थी मैंने, जीबी गुप्ता की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा वहां पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते थे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाते थे जो एग्जाम्स वगैरह में पूछे जा रहे होते थे उस हम्म। समय। तो वो मैंने प्रिफर किया उसके लिए। तो आपने टेस्ट देख सीरीज मुझे लिया। एक्चुअल में ऑनलाइन इतना कोई अच्छा मिला नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं गया। अभी हाँ, चीजें चेंज हो गई हैं, काफी अब सारी तो चीजें चेंज हो गई हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अब हम्म। चलिए, तो आपने समराइज काफी अच्छा इंस्पायर किया सारे स्टूडेंट्स व्यूअर को जो देखेंगे। और डेफिनेटली जो मोस्टली जो गांव के बेल्ट से आते हैं, जो विलेज से आते हैं, हम्म। वो आपको देखकर डेफिनेटली बहुत ही मोटिवेट हो गए। और दूसरी चीजें जिन्होंने पॉलिटेक्निक या आईटीआई जो डिप्लोमा या जो भी है हिंदी माध्यम से किया है, मीडियम से, वो और ज्यादा मोटिवेट हो गए कि आप यूआरएस जैसे सेंटर पे रैंक 1 इतने टोटल ऑल इंडिया में ला करके आप बैठे हैं। आप हमें उन लोगों से डायरेक्टली आप इंटरेक्ट हो रहा है यूट्यूब के थ्रू, डायरेक्टली मोबाइल से थ्रू हो रहा है, तो समझ रहे कितना ज्यादा इंस्पायरेशन होगा। आपका इंस्पायरेशनल कोई आइडियल पर्सन, जैसे आप पढ़ते होंगे चीजों से लगता हो कि अरे हमें ऐसा बनना चाहिए, इस टाइप का? आइडियल पर्सन अगर देखा जाए तो मैं अपने टीचर को ही बोल सकता हूँ, जो हमारे कॉन्सेप्ट एजुकेशन के टीचर थे, हम्म। संजय शुक्ला सर। वो काफी जो है काफी ज्यादा मतलब उनके पास नॉलेज के बारे में देखा जाए तो काफी नॉलेज था। और मुझे जहां तक लगता है कि मैं जितने क्वेश्चंस पूछता था उसके आंसर्स मुझे वहां पर मिल जाते थे। तो मैं जो है अगर देखूं उस हिसाब से तो मुझे लगता था कि मुझे इनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म। ऑब्वियसली नहीं बन सकता, मैं कभी नहीं बन सकता, बट मैंने कोशिश की जो है इनके जैसा बनने की, जहाँ जो नॉलेज इन्होंने गेन किया है उस उसी वे में चल के मैं भी उस नॉलेज को गेन कर सकूं। क्योंकि आप जो है कोई भी एग्जाम देखोगे तो सबसे मेन चीज है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम्म। आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन लगा ले जाओगे, आपको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी जो है किसी की गाइडेंस की, किसी भी टेक्स्ट बुक की, या फिर जो कुछ भी को। बहुत जैसे पहले बोल चुका हूँ, लोग क्या करते हैं रटना चालू कर देते हैं, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, बट वो ठीक नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे, आप क्लियर कर ले जाओगे। चलिए, तो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे सारे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर, स्पेशली जो आईटीआई प्लस डिप्लोमा है या प्लस टू डिप्लोमा किए हुए हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे आज के कंपटीशन के युग में कि आप कैसे पढ़ो, क्या करना है? कुछ एक मैसेज इंस्पायरेशनल आप क्या फाइनली देना चाहोगे? देखिए पहला मैसेज तो ये है कि आप गिव अप मत करिए, क्योंकि ये जो है कंपटीशन है, ऑब्वियसली हमेशा रहेगा। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं बीटेक बीटेक लोग भी आ जाते हैं, बीटेक लोग आ जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपको जो है उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। आपको जो है करना है। बाकी लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कि आपके अंदर भी क्वालिटी है, आप करिए।
जैसे कि मैं ही ये देख लीजिए, अगर मेरे साथ भी कई सारी प्रॉब्लम्स रही हैं कि जो एक तो इकोनॉमिकल जो है बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था मेरा। मैं हम्म। बीटेक भी नहीं कर पाया उसकी वजह से, डिप्लोमा होल्डर्स के थ्रू जो है मुझे उसके बाद जॉब भी करनी पड़ गई 3 साल के लिए। 3 साल के बाद जो है मैं वापस आया, फिर से एजुकेशन, फिर से जो है स्टडी स्टार्ट की। तो आप जो है उस फेज उस वे से भी देखोगे तो फिर मुझे नहीं लगता एक, अगर लैंग्वेज का बैरियर भी देखो तो लैंग्वेज बैरियर भी मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बैरियर है कोई। आप छोटे मोटे वर्ड्स भी अगर जो है याद कर लोगे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो आप जो है इंग्लिश के जो है पूरा जो लाइन्स आप देख सकते हो हम्म। कि आप जो है जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें जो भी इंग्लिश यूज होती है नॉर्मल वर्ड्स ही होते हैं, ज्यादा हाई फाई वर्ड नहीं होते। बाकी आपका कम्युनिकेशन का है तो आप जो है एक बार जॉब में आ गए तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी करेक्ट। सही हो ही जानी है, आप कर ही लोगे। कि आप हम्म। पूछे भी जाओगे कि इंग्लिश ही मस्ट नहीं है कि इंग्लिश ही है, आप मान जैसे हमारे सेंटर्स नहीं है कि बाकी सेंटर्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग होते हैं, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम है, आपके साथ ही सिर्फ नहीं है। तो आप उसको जो एक बैरियर मत मानिए, एक पॉजिटिव चीज है। आप जो है थोड़ा सा जो है इस फेस को एंजॉय करिए कि आप बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट वेज आपके सामने आएंगे कि हाँ इन प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। कि आप उस चीज को प्रॉब्लम समझिए कि मेरा आगे ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन ये है, इसका स्ट्रेटजी ये है, हमें इस वे में ही इस फ्लो में ही जाना है, तभी हमें जो सक्सेस मिलेगी। आपको एक पॉइंट होना चाहिए, आपको जो है पता होना चाहिए मुझे करना क्या है, कैसे करना है और किस वे में करना है। आप अगर वो कर पाते हो तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए, तो सुभाष भाई ने काफी अच्छा टोटल जो हमारी इंटरेक्शन आज आया, टोटल समराइज कर दिया इन्होंने, टोटल से लास्ट, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक। एक प्रिपरेशन फेज, एग्जामिनेशन फेज, स्किल टेस्ट फेज, उसके बाद का, मतलब पूरी लाइफ का चीजें हैं ऐसा, मतलब इन्होंने निचोड़ दे दिया है हमारे सारे लोगों के लिए। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े सारे व्यूअर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आगे की इस असाइनमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई और बेस्ट लक, कि अपने लाइफ में और आगे थैंक यू बढ़ें। सर। और क्योंकि मुझे पता है इसरो में बहुत ज़्यादा हायर स्टडी की चांसेस मिलती है, तो आप काफ़ी अच्छे से अपने सेक्शन में काम करें। बॉस लोग जो भी हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करें, और आप हायर स्टडी भी पूरा कीजिए, और डेफिनेटली आप साइंटिस्ट के पोस्ट तक एलिवेट हो, ऐसा हमारी शुभकामनाएं हैं, और सारे लोगों की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।